तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जो 2024 में पेश किया गया था। ठीक है, और अब इसको राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया है। राज्यसभा से इसको अप्रूवल मिल गया है और अब ये जल्द ही लॉ बन जाएगा और बहुत सारे अमेंडमेंट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद बहुत सारे बैंक्स में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो कस्टमर्स के लिए भी फ्रेंडली रहने वाली है और काफ़ी सारे लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि बैंकों को एनहेंस करने के लिए, बैंकों को मजबूत करने के लिए और बैंकों का जो एक तरीके से कह सकते हैं रेगुलेटरी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैंकों को मतलब एक काफ़ी अच्छा एहसास देने के लिए और बैंकों को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों को लेकर बैंकिंग बिल जो है इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं बैंकिंग लॉ में। ठीक है, कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, लगभग लगभग 19 अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के मतलब दृष्टिकोण से सभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और 5 जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना उनमें बदलाव इसमें किए गए हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी, जो इस बार की गई हैं और जिन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखिए, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, उन्होंने ये बैंकिंग बिल पेश किया था और ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। ये कब पेश किया गया था? ये अगस्त में पेश किया गया था। ठीक है, लोकसभा में इसको पास कर दिया गया था दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद ये राज्यसभा गया और अब इसे राज्यसभा में भी अप्रूवल मिल गया है और अब इस पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, उसके बाद ये एक्ट पास हो जाएगा। ठीक है, ये बिल पास हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार बैंकिंग बिल 2024 अमेंडमेंट बिल 2024 आखिरकार है क्या। देखो जैसे कि इसमें दिया गया कि सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था 9 अगस्त 2024 को और इसे लोकसभा ने दिसंबर में पास कर दिया था और अब इसे ये देखो फिर इसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया वेडनेसडे मार्च में। क्लियर है? तो देखो बैंकिंग बिल ना बहुत सारे मतलब कई सारे ऐसे लोकसभा मतलब सॉरी बैंकों के जो लॉ है, बैंकिंग में जो लॉ है जिनको बदलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके थे, आउटडेटेड हो चुके थे, जिसकी वजह से बैंकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी और लोगों को भी दिक्कतें हो रही थी। इसमें एक बहुत बड़ा लॉ जो बदला गया है ना, वो बदला गया है नॉमिनी का। नॉमिनी का पहले क्या होता था कि जब भी आप लोग बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवाते हो, बैंक में जो भी अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता था आपको एक नॉमिनी बना सकते थे, एक नॉमिनी बना सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर मान लो वो नॉमिनी की पहले ही मृत्यु हो जाती है और बाद में उस अकाउंट होल्डर की हो जाती है और वो नॉमिनी अपना चेंज नहीं करवा पाया, तो फिर इस केस में जो बाकी के उसके परिवारजन थे उनको पैसा वगैरह मिलने में और बाकी सारी चीज़ें हैंड ओवर होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। कोविड में इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिला कि अगर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो उन दोनों की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो कह सकते हो कि जो जो भी सेविंग्स वगैरह है पर क्लेम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अभी बैंक्स ने क्या कर दिया कि आप 4 नॉमिनी बना सकते हो, 4। और 4 भी नॉमिनी ऐसे बना सकते हो, एक तो देखो सक्सेशन के आधार पे बना सकते हो कि मतलब देखिए अब नंबर सेलेक्ट कर सकते हो 1, 2, 3, 4। जैसे मान लो एक हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ, 1 सन, 1 सन, 1 डॉटर या 1 डॉटर, 1 डॉटर, 1 सन, जैसे भी वो चाहे, तो ये है सक्सेशन का आधार। मतलब पहले पैसा इनको मिलेगा, अगर ये भी मर जाती हैं तो पैसा इनको मिलेगा, ये भी मर जाते हैं तो पैसा इनको मिलेगा, ये भी मर जाते हैं तो पैसा इनको मिलेगा। तो इस तरीके से मिलेगा। अब आपको 4 के बाद तो फिर भाई भगवान ही माने कि फिर तो कोई भी सकता। ठीक है, एक दूसरा और है क्राइटेरिया, ठीक है, जिसमें क्या है कि जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, ये जो हस्बैंड है तो ये डिसाइड कर सकता है कि जैसे मान लो ये वाइफ है, इसके 2 सन हैं, 1 डॉटर है, तो ये डिसाइड कर सकता है कि मान लो 50% इसके लिए, 10% इसके लिए, 20% इसके लिए और मान लो 30% इसके लिए। नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया ना, कितना हो गया भाई, 30% नहीं तो ये भी 20%। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ही डिसाइड कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो इस बार उठाया गया है क्योंकि इससे ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को, परेशानियों का सामना जो लोगों को करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो देखो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या किया गया, मैंने आपको बताया था ना 19 अमेंडमेंट करे गए 5 एग्जिस्टिंग लॉ में। वो लॉ कौन कौन से हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980। तो इन 5 में अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक्ट ऊपर ऊपर से याद कर लेने हैं कि आखिरकार ये एक्ट कौन कौन से हैं। इनसे सवाल पूछा जा सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a act that was affected by the banking law amendment bill 2024। तो कई बार आप लोगों से तो ये चीज़ें आप लोग देखो, ये तो आप लोगों को याद ही होंगी। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। अगर नहीं याद है तो सच बता रहा हूँ, आप लोगों ने पाप किया है बहुत बड़ा। ठीक है, चलो देखो, ये है सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो नॉमिनी के रूप में किया गया। मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है कि अभी जो है ना, देखो यहाँ दिया हुआ, हाँ
देखो ये 4 नॉमिनीज, अभी जो है 4 नॉमिनी, अप टू 4 नॉमिनीज आप लोग इसमें लगा सकते हैं। देखो अदर सक्सेसिवली वही चीज़ होती है कि सबसे पहले इसका नंबर, फिर दूसरे का नंबर, फिर तीसरे का नंबर, फिर चौथे का नंबर, इस तरीके से। और देखो साइमल्टेनियसली वही चीज़ है कि आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो कि 50% इसका, 5% इसका, 35% इसका, ठीक है, और कितना हो गया 10% इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। और ये सब चीज़ों में मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप लोगों का इसमें, लेकिन अगर आपका कोई सॉरी मतलब एफडी है तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब साथ ही साथ एक एक चीज़ और होती है, आपको लॉकर फैसिलिटीज और मिलती है बैंक में, ठीक है। तो लॉकर, अगर आपका लॉकर फैसिलिटी है तो उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें ये है कि आप एक ही नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है ना, एक ही नॉमिनी बना सकते हैं, वो पहले ही जैसा ही है। क्लियर? चलो देखो अगला जो अमेंडमेंट किया गया है वो ये है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के गवर्नेंस को लेकर। अब कोऑपरेटिव बैंक्स का जो डायरेक्टर होता है ना, वो पहले 8 साल तक रहता था, अब वो 10 साल तक रह सकता है। साथ ही साथ डुअल डायरेक्टरशिप भी लाई गई है कि एक जो डायरेक्टर है ना, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव, देखो 3 तरीके के मतलब जिस दिन मैं आप लोगों को कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा कई तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जितने भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के भी डायरेक्टर रह सकते हैं, मतलब उसके बोर्ड के मेंबर, उसके बोर्ड के मेंबर। तो ये चीज़ है, तो इससे होगा क्या, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, लीडरशिप इंप्रूव होगा इन चीज़ों के लिए। इससे क्या होंगे, बैंक मजबूत होंगे। देखो अगला है रीडिफाइनिंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ये चीज़ क्या होती है, पहले आप ये समझो। देखो सिंपल सी आप एक ऐसी चीज़ समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक कंपनी है जिसमें 100 शेयर हैं, ठीक है। अब मान लो आपने उसमें पैसा लगा रखा है और 20% या 20 शेयर आपके पास है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें आपकी भी अहम भूमिका रहेगी। उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं आप, उनमें मतलब कई तरीके से रूल निभा सकते हैं कि जैसे मान लो उस कंपनी को कोई नई अपनी ब्रांच खोलनी है, या मान लो कोई मैनेजर चेंज करना है, या मान लो इसका और भी कई सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भूमिका रहेगी। तो 1968 में, ठीक है, लगभग 60 से 60 साल पहले, तो ये रूल बनाया गया था कि अगर कंपनी में जैसे मान लो, देखो बैंक भी एक तरह की कंपनी है ना, तो मान लो अगर किसी बैंक में, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने उसके शेयर खरीद रखे हैं, और 10% अगर आपकी पेड अप कैपिटल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके मतलब क्या तरीके से कह सकते हो कि आपको उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब एक तरीके से आप उसमें इफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट डाल सकते हैं। अगर बैंक कोई नई ब्रांच खोले या बैंक कोई और नए पैसे ले ले, तो उसमें आपकी भूमिका रहेगी, आपको भी पूछा जाएगा, आपको भी सब चीज़ की जाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब इसको बढ़ाकर 2 करोड़ और उससे ज़्यादा कर दिया गया। मतलब 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो अब आपको 5 लाख था पहले, तो देखो बात 1968 की हो रही है, उस समय पर 5 लाख रुपए भी बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी। आज के समय पे वाली ना हो, लेकिन उस समय पे बहुत थी। अब जैसे आज कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर हम बात करें कि 2060 या मैं कहूँ तो 2068, 60, 70, तो उस समय पर शायद 2 करोड़ इतना ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना रहे, हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आओ। अगला देखो, अगला है फोर्टनाइट फॉर कैश रिजर्व। अब कैश रिजर्व क्या होता है, तो देखो एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये RBI के पास मेंटेन करना होता है, हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है। क्यों मेंटेन करना होता है, तो देखो RBI डिसाइड करता है कि इतने % पैसा आप हमारे पास मेंटेन करें, मतलब जमा करेंगे हर रोज के हिसाब से। अब वो ये कितना है तो ये बदलता रहता है, अभी के लिए हो सकता है कुछ और हो, बाद में कुछ और हो, तो इसलिए मैं आपको वो टर्म नहीं बता रहा हूँ। अभी क्यों किया जाता है, तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से किया जाता है। मतलब ऐसा है कि मान लो बैंक अभी तो लोन बांट रहा है, अभी तो सब चीज़ ठीक चल रहा है, सब चंगा सी है, लेकिन बाद में मान लो अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाए या बैंक का NPA ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो बैंकों में जो लोगों का जमा किया हुआ पैसा है, तो वो उनको दिक्कत ना हो, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको दिक्कत ना हो, तो इसीलिए बैंक से कुछ ना कुछ पार्ट CRR के तौर पर RBI अपने पास जमा कराता है। और वो पैसा इन्हें तभी मिलेगा जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, बैंकों को बिल्कुल डूबने की स्थिति आ जाए, तब वो RBI ना ये पैसा बैंक को वापस करेगा कि आप अपने कस्टमर्स को ये पैसा वापस दे सकते हो, या मतलब आप अपना बैंक रिवाइव कर सकते हो, और अदर चीज़ों के। तो पहले क्या होता था, ये फोर्टनाइट फॉर्म होता था, ये सैटरडे टू द सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे, तो ये ऐसे काउंट किया जाता है। लेकिन अब इसको बदल के कर दिया गया है कि ये 1 to 15, यानी कि जैसे मान लो अभी अभी चल रहा है, मान लो 1 अप्रैल शुरू होगा, ठीक है, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा, मतलब 15 अप्रैल को कर दिया जाएगा, फिर 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ये ऐसे अब 15 दिन के बीच में होगा, मतलब 15 दिन के बेसिस किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब
वो कर दी है। तो इससे हुआ क्या कि देखो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा आयतोबा नहीं रहेगी बैंक के पास। सीआरआर वो आराम से कैलकुलेट करके आराम से मेंटेन करेंगे। पहले ये हर हफ्ते उन चीज़ों के आधार पर किया जाता था, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। क्लियर? अब देखो ऑडिटर को भी मतलब ऑडिटर का भी मतलब थोड़ा-सा बदला गया है। अब इसमें क्या है कि देखो बैंक्स को ना अपना पैसा ऑडिट करना होता है, ऑडिट। कितना आया, कितना गया, कितना सही किया, कितना नहीं किया, कितना गलत किया, कितना वो किया। तो पहले क्या होता था आरबीआई के कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, इसे इसे ऑडिट करवाती थी। लेकिन अभी बैंक भी डिसाइड कर सकते हैं अपना जो ऑडिटर है ना उसको इंडिपेंडेंटली मतलब खुद डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि भाई बैंक को में भी थोड़ा-सा भरोसा आएगा। पहले बैंकों को लगता था कि यार हम काम कर रहे हैं सब चीज़ें आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक के साथ कंसल्ट करती है, सब चीज़ करती है, हमसे को पूछा ही नहीं जा रहा, हमारा कोई रोल ही नहीं। ऐसे कैसे? अपने को भी फुल इज़्ज़त चाहिए, तो अब इनको फुल इज़्ज़त मिलेगी। क्लियर? तो ये अब ये भी कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ये हायर कर सकते हैं अपने मतलब एक तरीके से ऐसे तो ऑडिट करने के लिए। तो देखो, ये कुल मिला के मेन मेन मेजर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो किए गए हैं ना अमेंडमेंट ये वो हैं। ठीक है? तो इनमें से काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ये कुल मिला के यहाँ पर है कि 2024 का जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट है, ये किया गया है मॉडर्नाइज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए गवर्नेंस, कस्टमर एक कन्वीनियंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। देखो, लेकिन कुछ-कुछ कंसर्न भी हैं, जो धीरे-धीरे करके मतलब हो जाएँगे ठीक। अब देखो हर चीज़ कोई फुल परफेक्ट तो कुछ नहीं होती। इसमें भी हमारे देश में ऐसा है कि एक कानून बनता है बनाने के लिए, 4 रास्ते निकाल लेते हैं उसको तोड़ने के लिए। तो हो सकता है इसमें भी कुछ निकाल लें, लेकिन अभी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा स्टेप है जो लिया गया है। भविष्य में और भी शायद ऐसे स्टेप लिए जाएँ। और देखो इसके अलावा ना एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें बताया गया कि जो बैंक्स है ना बैंक्स, उनका प्रॉफ़िट भी बढ़ा है। ठीक है ना? प्रॉफ़िट भी बढ़ा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो आरआरबी है उसका जो प्रॉफिट है वो 7,571 करोड़ इतना रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक। ठीक है? और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी बढ़ा है, इनका एनपीए भी घटा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी घटा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बढ़ा है। ठीक है? तो काफ़ी सारे मतलब पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलो। तो देखो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आप लोगों को बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट पूरा का पूरा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पूरा का पूरा समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।